आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना काल के बदले हुए हालात में जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब न पहले जैसा लोगों से मिलना मिलाना है और न ही मॉल्स और बाजारों में घूमने जाना है। आज इस काल में हमें बहुत सारे एटिकेट के साथ जिंदगी जीना पड़ रहा है। हम हाइजीन एटिकेट्स, टॉकिंग एटिकेट्स, मीटिंग एटिकेट्स के साथ वर्चुअल वर्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मास्क, सैनिटाइजर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। बदले हुए इस परिवेश में जो सबसे जरूरी चीज है वो है इन बदलावों को अपनाते हुए हमें सकारात्मक रहना। अगर हम स्वेच्छा से इन बदलाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ही हम कोरोना जैसी महामारी को हरा पाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, अगर हम देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर नजर डालें तो कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर हुई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की जो दर है यानी रेट ऑफ रिकवरी वो भी बेहतर होकर 84% से ज्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप क्या कारण मानते हैं? सिद्धार्थ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आंकड़े जो आप कह रहे हैं ये लोगों को भयावह भी लग सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये बीमारी है और बीमारी तो एक से दूसरे में जाएगी। कीटाणु को आप रोक नहीं सकते हैं आसानी से। हाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, सबने बहुत सहयोग भी दिया है, प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत कहा है, सरकार ने बहुत उचित कदम उठाए हैं, राज्य सरकारों ने भी, केंद्र सरकारों ने भी। तो काफी तो इसका रोकथाम लॉकडाउन जब हम लोगों ने किया था तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसका रोकथाम हुआ था। लेकिन ये भी बहुत सच है कि हम इसको एकदम से बंद नहीं कर सकते और किसी न किसी दिन तो हमें लॉकडाउन खोलना ही था। लॉकडाउन का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था कि हम इन्फेक्शन को रोकथाम करके बिल्कुल खत्म कर देते, लेकिन हाँ, लॉकडाउन का एक बहुत अहम भूमिका जो थी वो ये थी कि हम सब चीजें सामग्री जुटा लेते जिससे कि जो मरीज हमारे हैं उनको हम फायदा कर सकें। वेंटिलेटर है, बिस्तर है, ये सब जो है इंतजाम कर सकें। तो उस मायने में हमने काफी तरक्की कर ली है। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि जो आप आंकड़े कह रहे हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है वो बीमारी इसी प्रकार से पहले बढ़ती है, फिर एक लेवल पे आकर के स्थायी हो जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि 80-85 हजार लोग रोज जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से है अभी हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि 1 लाख तक करीब 90-95 हजार तक लोग जो है हर रोज इन्फेक्ट हो रहे थे। तो मेरा मानना है आज की तारीख में भारतवर्ष में काफी हद तक एक तरीके से हम जो शिखर पे पहुंच गए हैं और अगर आगे सब ठीक रहेगा, सब जैसा आपने कहा सकारात्मक सोच, लोग अपना ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस लेते रहेंगे, तो शायद अब हम धीरे धीरे कम भी होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अब म्यूटेट हो रहा है, इसके कई सारे नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या संक्रमण की संभावना बढ़ती है या नया स्ट्रेन किस तरीके से ऐड करेगा? देखिए, ये बिल्कुल जो है दुधारी तलवार की तरह है। इसमें दोनों संभावनाएं हैं कि जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएशंस हैं या म्यूटेशन जो आप कह रहे हैं, तो म्यूटेंट स्ट्रेन जो है कभी कभार ज्यादा हानिकारक भी हो सकते हैं और कभी कभार जो है ज्यादातर कम भी हो जाते हैं।
तो आमतौर पे मैं कहूंगा जिस हिसाब से जब हमारे पास ये आया था शुरुआत में, तो जो मृत्यु दर थी बहुत ज्यादा थी। आज की तारीख में मृत्यु दर बहुत कम है उस हिसाब से। तो मैं कहूंगा कि जो म्यूटेशन अभी हुआ है, जो भारतवर्ष में जो हैं स्ट्रेन्स, उनसे आज की परिस्थितियां तो बहुत अच्छी हैं और मेरे ख्याल से हम लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस रेट पे ये बढ़ रहा है, जिस दर पे ये बढ़ रहा है, उस दर पे अगर सबको संक्रमण कर भी रहा है और फिर भी मृत्यु दर बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि ये हम लोगों के लिए इस समय तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस समय ये निकल जाएगा जब हम लोग शिखर पे हैं, तो हम लोगों को काफी हद तक कुछ इम्यूनिटी भी इससे डेवलप हो जाएगी और आगे आने वाले टाइम में फिर अगर दोबारा से इन्फेक्शन होगा भी तो हम काफी बचाव रहेगा इसमें हमारा। बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, आपने इम्यूनिटी की बात करी है, तो इस समय अगर हम देखें तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें हर चीज में इम्यूनिटी का जिक्र होता है। कोरोना के काल में अगर हम देखें तो इस समय जिंक, विटामिन सी, इनकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है और कहते हैं कि ये इनके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, अभी बहुत ही शोध जो है शुरुआत की परिस्थिति में है और ये जिंक, विटामिन सी ये आज से नहीं है, कोरोना से नहीं। अगर जरा सा भी श्रोता लोग ध्यान देंगे तो उनको पता है कि ये साइट्रस फ्रूट्स और विटामिन सी जो है, जो खट्टे फल हैं और सब्जियां हैं, तो ये जो है हमेशा से ही कहा जाता है कि जब भी आपको जुकाम खांसी हो तो आप विटामिन सी जरूर लीजिए। तो ये मैं कहूंगा कि कोरोना वायरस भी एक जुकाम खांसी वाला वायरस ही है। तो इसके लिए जो है आज की तारीख में हम विटामिन सी अगर एडवोकेट कर रहे हैं या कई पदार्थ जो है वो लिख रहे हैं कि विटामिन सी ले लीजिए, तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, वो वैसे भी लेना चाहिए। दूसरी चीज जो जिंक की कही, तो जिंक जो है वो ठीक बात नहीं है। कुछ जो है ये प्रोफिलैक्सिस जैसा आप कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिनमें जिंक की कमी है या जिनको कोरोना से ग्रस्त है, उनमें कुछ एक वो शोध हैं जिनमें कहते हैं कि हाँ, इनको सप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप ज्यादा लेंगे तो जिंक से जो है नुकसान भी होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंक के सप्लीमेंट्स रोज लिए जाएं। तो ये थोड़ा सा जो है संभल करके लेने वाली बात है। इतना ज्यादा जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, उसके लिए जैसा आपने कहा सकारात्मक सोच, एक अपना स्ट्रेस कम रखें, तनाव कम रखें। दूसरा ये है कि पौष्टिक आहार लें, रोज जो है एक फल का सेवन जरूर करें और खीरा ककड़ी जैसे जो फल होते हैं, जो सैलाड्स जो हैं, वो जरूर बढ़ाएं। इनमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यही आपको मदद करेंगे और ये जो है प्राकृतिक भी है। खाना अपना पूरा रखेंगे तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुपम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें जो हमारा आहार है वो पौष्टिक लेना चाहिए और इस तरह के जो एडिशनल सप्लीमेंट्स हैं इसकी एक सामान्य व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि ये जो सामान्य आदमी है जिसको खुराक अच्छे से ले सकता है, पौष्टिक आहार अगर बैलेंस डाइट जैसा बच्चे को पढ़ाया जाता है 5वीं 6वीं क्लास में, अगर हम उसका सेवन करें तो हमें कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अनुपम, इस समय हर्ड इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही हैं और कोरोना को लेकर इसकी काफी चर्चा है। आपसे जानना चाहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या डेवलप हो गई है लोगों में, या किस स्टेज पे हम मानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? देखिए, अब पिछले 1 महीने से सिद्धार्थ जी हम लोग जो है काफी शिखर पे चल रहे हैं जी। तो जैसा मैंने कहा, मेरा मानना अब यह है कि कम से कम 60% जो हमारी आबादी है, अगर वो इन्फेक्ट हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर आप मानिए कि 1 लाख लोग रोज पिछले 1 महीने से अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो हालांकि 138 करोड़ की आबादी में बहुत कम है, लेकिन ये 1 लाख लोग जो है ये टेस्टिंग है। जो कई जो मरीज होते हैं वायरल इन्फेक्शन में, ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो करीब 90% लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ 10% या 5% लोग ही सामने आते हैं। तो अगर 1 लाख टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 लाख लोग हो सकता है ग्रसित हों। तो उस मामले में अगर 1 महीने से आप चल रहे हैं, तो फिर हाँ, हो सकता है अगले हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग वो जो स्टेज है जिसके लिए लोग बहुत कह रहे हैं कि हाँ, हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी चाहिए, तो वो हमारी एक हर्ड इम्यूनिटी हो या ना हो, लेकिन हम लोगों की अपनी एक इम्यूनिटी एक बन जाएगी इस वायरस के लिए। आप देख ही रहे हैं कि हर घर में आज की तारीख में या हर मोहल्ले में कोई ना कोई घर तो ऐसा है ही जिसमें इन्फेक्शन हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि अब ये जो है एक स्टेप कम है हर्ड इम्यूनिटी।
जी। और डॉक्टर अनुपम, जैसे आजकल मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोगों को बुखार और जुकाम इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। अगर बहुत शुरुआती किसी को ये चीज़ें शुरू होती है तो घर में वो किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे या क्या चीज़ मॉनिटर करनी चाहिए? देखिए 15 दिन पहले तक क्योंकि मौसम में ये जो शाम को रात को नमी है वो नहीं थी, जी। तो उस समय तक तो जो भी जुकाम था वो कोरोना वायरस से 90% या 99% आप ये मानिए वो कोरोना वायरस की वजह से था। आज की तारीख में ये थोड़ा मौसम बदलने की वजह से जो एलर्जिक होता है वो है, और दूसरा जो है कोरोना वायरस के अलावा भी कुछ वायरसेस जी। जो करते हैं नजला जुकाम उनकी वजह से है। तो अब ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वायरस आपको ये दिक्कत कर रहा है। तो जैसा आपने कहा कि हम क्या प्रिकॉशन लें, तो हमें बाकी नजले जुकाम वायरसेस से हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। जी। कोरोना वायरस से जो नया है ये नोवेल कोरोना वायरस है, उससे हमें ये निमोनिया का खतरा है और आगे कॉम्प्लिकेशन होने का, जटिलता होने का खतरा रहता है। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आपको बुखार ज्यादा रहे तो एक सैचुरेशन का जो प्रोब होता है ऑक्सीजन जी। के लिए वो जरूर रखें, और उस पे तब वो हर 6 घंटे पे 4 घंटे पे नापते रहें। और अगर वो 95% से 95% से अगर कम होता है ऑक्सीजन का लेवल आपके रक्त में, वो बता देता है, पल्स और सैचुरेशन दोनों चीजें बताता है। तो जी। अगर SpO2 या सैचुरेशन जो है 95% से कम है तो जरूर हॉस्पिटल जाकर के दिखाएं। मेरा यही एक जो है ये सावधानी बहुत बरतनी जरूरी है। डॉक्टर अनुपम, हम ऐसा कोई चार्ट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम पीरियोडिक फीवर को नाप के लिख सकते हैं, हम जो आपने एसपीओटी लेवल की बात की, हम उसमें ऑक्सीजन लेवल, अपनी पल्स, इनसे, ताकि जब हम किसी चिकित्सक के पास जाएं या ऐसे मौकों पे हमारे सामने एक डेटा उपलब्ध हो जिससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें? देखिए कभी भी बुखार आए तो ये बहुत पुरानी चीज है जो हम लोग नहीं रखते हैं। घर में एक थर्मोमीटर जरूर होना चाहिए। एक बार मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें ये सब चीजें रहती हैं, डिटॉल, सब चीज सामान, बैंडेज वगैरह रहता है। वैसे थर्मोमीटर भी उसका एक अभिन्न अंग है, और वो थर्मोमीटर से ताप जरूर अपने शरीर का लें। कभी भी बुखार आए तो दिन में 4 बार तो बुखार लेना लाजिमी है। 6 बजे सवेरे, 10 बजे या 12 बजे दोपहर, 6 बजे शाम को, और रात को सोते समय 10 या 11 बजे जरूर देखें बुखार। जी। ये 4 बार तो कम से कम बुखार रखना ही चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए। जब भी ज्यादा हो और आप अगर पैरास्टामोल या क्रोसिन की गोली लें तो उस समय वो भी नोट करें उस चार्ट में। तो जी। ये बहुत जरूरी बात आपने सिद्धार्थ जी कही है कि बुखार का जरूर नोट करें, और अगर उसके साथ आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो वो भी उसी पृष्ठ पे जरूर नोट कर लें, जिससे कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो कागज लेकर के जाएं। या घर में अगर आप जी। कभी अचेत मिलते हैं तो घर में जो बाकी लोग हैं वो भी जान सकें कि हाँ आपको बुखार चल रहा था, या बुखार इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था, या दवा का असर नहीं आया। जी। और डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले हम रुख करेंगे लुधियाना से जगदीश जी का, जो भी प्रतीक्षा में है। जगदीश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। सर। जैसे अब आवाजें सब खुल गई है सब। जी, अपने पीछे जो रेडियो सेट है उसकी आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। जैसे अब आवाजें सब चल गई है सर, गाड़ी उड़ी सब चल गई है अब। जी। जी। तो जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं अब, तो सर जैसे कहा जाता है कि एयर कंडीशन रूम में थोड़ा खाना हम खा सकते हैं उसे सब डब्बे में जाएंगे तो? जी डॉक्टर साहब, ये बहुत आम सवाल है, क्योंकि इस समय जैसा कि अनलॉक 5 हो चुका है और बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में अगर किसी को यात्रा करनी है और एसी डिब्बे में अगर वो है तो वहां पर क्या मतलब किस तरीके से अगर आपको खाना खाना है, मास्क हटाना है, तो कितना सुरक्षित है वहां पे? बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए मैं कहूंगा कि जहां भी एसी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मेट्रो में भी चलाए जा रहे हैं या रेलगाड़ी में भी चलाए जा रहे हैं, तो उनमें कुछ जो सावधानियां हैं हमें बरतनी पड़ेंगी। हालांकि उस पर खर्चा बिजली का ज्यादा होता है, लेकिन एक चीज है कि मास्क जरूर लगाएं। लेकिन आपने जैसा कि प्रश्न किया कि अगर खाना खा रहे हैं तो मास्क हटाना पड़ेगा, तो उसमें ध्यान रखें कि थोड़ी दूरी जरूर रखें। हालांकि एसी की हवा जब भी है तो ये ध्यान रखें कि जो ये रेल में चलाए जा रहे हैं एसी, तो उसमें जो है एयर सर्कुलेशन जो है मिनिमम कर दिया गया है, न्यूनतम पे किया गया है, और बाहर से जो हवा है वो ली जा रही है। दूसरी चीज है, आप उसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि आप अपनी खिड़की खुली रखें या दरवाजा खोल करके रखें, जिससे कि सर्कुलेशन एयर का जो है अंदर कम हो और थोड़ा बाहर जाए। जी। तो ये कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे। और फिर खाना जो है, या तो खाना खा करके जाए ट्रेन में, और अगर मजबूरी है तो बहुत कम देर के लिए ही मास्क हटाएं, क्योंकि मास्क या कपड़ा जो साफा आपने बांधा हुआ है मुंह पे, वो ही सबसे बड़ा रोकथाम करने के लिए आपका
जो है वो ही एक बचाव है। तो डॉक्टर अनुपम, यही स्थिति अगर हम रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो हम बाहर खाना खाने जाते हैं, वहाँ भी यही स्थिति होती है। अगर हम ऑफिसेज की बात करें तो वहाँ भी सेंट्रली एयर कंडीशन है। तो क्या हम ऐसी स्थिति में थोड़ा बाहर आकर खाना खा सकते हैं, मास्क हटा सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि जहां अभी संक्रमण से बचना बहुत जरूरी है, बाहर जाके खाना, जहां तक रेस्टोरेंट्स हैं वहां भी इतना ज्यादा एसी का नहीं चलन है, अभी एसी से नहीं चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर चलाए जा रहे हैं तो फिर आप ये ध्यान दीजिए कि वो पूरा का पूरा जो है प्रिकॉशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ऑफिसेज में तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे अस्पताल वगैरह हैं तो हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि एक तरफ जो है दरवाजे बिल्कुल खुले रहते हैं, एसी चल रहे होते हैं, फिर भी खिड़की खुली रहती है, या हम लोगों ने एग्जॉस्ट लगवा लिए हैं जिससे कि एग्जॉस्ट से हवा बाहर निकलती रहे। तो ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं वहां जहां आप जा रहे हैं वहां आप ध्यान रखिए कि दरवाजा खुला हो या विंडो खुली हुई है, रोशनदान खुले हुए हैं, और एग्जॉस्ट जो है चल रहे हैं जो कि अंदर की हवा बाहर भेज रहे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर अगर अंदर की हवा अंदर सर्कुलेट होती रहेगी तो अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो आपको होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जी, और अब हम रुख करते हैं बिहार में नालंदा का, जहां से संजीत प्रसाद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीत जी नमस्कार। हेलो सर। जी संजीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल नमस्कार। नमस्कार सर, हम पूछना चाहते हैं, हम होम स्पाइनल कोड मेरा टूटा हुआ है, तक मैंने 22-23 बरस से पड़े हुए रहते, ये मैंने टीकाकरण आवेगा सर तो हम भी ले सकते हैं सर? हम तो बोलते टहलते कुछ नहीं, तो हम तो घर ही में रहते हैं 24 घंटा। जी डॉक्टर साहब, अब दे पर जी टीकाकरण की बात पूछी है, तो जैसा कि आज स्टेटमेंट भी हमने देखा कि आया हुआ है कि देश में किस तरीके से आगे टीकाकरण होगा कोरोना को लेकर, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इनसे? देखिए, टीकाकरण जो है ये बहुत एक अच्छा सुझाव है कि टीकाकरण होना चाहिए। हालांकि 138 करोड़ तक टीकाकरण पहुंचाना, और जो हमारे टीके अभी काफी जो है द्वितीय और तृतीय चरण में हैं, तो अब कितने दिनों में ये आते हैं, इनकी कितनी सेफ्टी है, इन सब पे बहुत ज्यादा प्रश्न हैं। लेकिन फिर भी जो अभी प्रधानमंत्री जी का आखिरी भाषण था तो उसमें उन्होंने पूरी जनता को आश्वस्त किया है कि सब जनता तक उन्होंने पूरा जो है इंतजाम कर लिया है कि एक बार अगर वैक्सीन जब बन जाती है, टीका बन जाता है, तो कैसे उसको पहुंचाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि जो हमारी आम आबादी है भारत की, उसके लिए एक बहुत बड़ा आश्वस्त होने की बात है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने एक पूरी स्कीम जो है बनाई हुई है कि किस तरीके से एक बार अगर टीका बन जाता है तो पूरे भारतवर्ष को वो पहुंचाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाहर भी जो है बाहर देशों को भी मदद करेंगे इससे। तो टीकाकरण घर में जो आदमी है उसको भी जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि घर में आप हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, आप बाहर की जिंदगी है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि कोई ना कोई तो आपके पास, आपके घर वाले भी आएंगे बाहर से, और बाकी जो लोग हैं को भी मिलने आएगा कोई, तो आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हाँ ये आदमी जो है इन्फेक्टिव या संक्रमित नहीं होगा। तो ये आपको टीकाकरण तो जब आ जाएगा तो जो लगवा सकते हैं जरूर लगवाना चाहिए। बिल्कुल, और आज भी स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि जो कोविड-19 से बचाव के लिए अगले साल जुलाई तक टीके की लगभग 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार होने की आशा है, और पहले चरण में लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वो शामिल हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हमें जब भी कोरोना का टीका आता है तो हमें इस चीज से निजात मिलती है। लेकिन डॉक्टर अनुपम, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो ये जो हमारे जो बेसिक एटिकेट्स हैं, वो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हमें इसके बाद भी इसको जारी रखना पड़ेगा? अभी तो ये हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, और ये समझिए कि हमारी ढाल है। तो जो हमें जो सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, हाथ धोते रहना है या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, और फेस मास्क या साफा बांध करके रखना है मुंह पे, ये तो एक बहुत ही जरूरी है। लेकिन हाँ, एक बार हम लोग थोड़ा सा इम्यूनिटी गेन कर लेंगे, चाहे हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, एक बार हम लोग पीक से निकल जाते हैं, या अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद फिर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर रहती है। तो तब हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि मास्क हम हमेशा ही लगा करके रखेंगे, लेकिन हाँ ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें ध्यान रखना है, हमें अपने जो पर्यावरण है उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है,
नहीं तो ऐसी बीमारियां बार बार आती रहेंगी और हमें ऐसे ही फिर मुंह ढक करके जैसे शर्म से घर पे बैठना होता है वैसे मुंह ढक करके सड़क पे निकलना पड़ेगा। तो ये है कि आने वाले टाइम में तो मास्क हमारा हट जाएगा, लेकिन हाँ अभी ध्यान रखना जरूरी है, अभी पहने रहे मास्क, बिल्कुल एहतियात पूरी बरतें। जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। और अब हम अगला सवाल लेते हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद असलम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। असलम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। मैं मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ, नांगल सोती जिला बिजनौर से। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब एक बात बताओ कि जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और कोई इंसान हमसे आगे जाके वो छींक रहा है और हमने लगा रखा मास्क या रुमाल बांध रखा जी, तो सर जी ये बताओ कि मान लो हमें उससे आगे निकल जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए पीछे, वो तो बार बार छींक आ रही। जी डॉक्टर साहब ये बड़ा कॉमन सवाल है क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी अगर हम बाजार जाते हैं या किसी कार्यस्थल पे काम करते हैं तो एकदम पास में व्यक्ति अगर छींकता है और हमने मास्क लगाया है तो संक्रमण की कितनी संभावना होती है, अभी आपने थोड़ा सा इस एटिकेट के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये हर किसी को मतलब कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ता है। तो इसको सामना करने की मैं ये कहूंगा, जैसा कि सिद्धार्थ जी आपने कहा, अपने को मास्क अगर आप लगाए हुए हैं तो आप ये समझिए कि आप करीब 100% सेफ हैं, आप में कोई भी कीटाणु जो है नहीं जाएगा। तो ये जो मास्क है ये आपको बचा करके रखते हैं। तो ये अगर कोई छींकता है तो अपना मुंह फेर लें और अपना मास्क को लगा करके ही बाहर जाएं, क्योंकि मास्क सबसे बड़ा आपका जो है प्रोटेक्शन है, वही एक बचाव है, वही सबसे बड़ी ढाल है आपकी। और भीड़ वाली जगह में नहीं जाएं और अगर आप सामाजिक दूरी, अगर 2 मीटर की दूरी अगर आप लोगों से बना करके चल रहे हैं जी, तो अगर कोई छींक भी देता है तो उसके कीटाणु जो उसकी सांस से या छींक से निकले हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे किसी भी हालत में। तो इसीलिए 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, या अगर बाजार जाना भी है तो उस समय जाएं जब भीड़ थोड़ी कम हो, जब भीड़ होने की संभावना कम होती है तब। और वीकडेज पे जाएं, सैटरडे संडे पे नहीं जाएं। तो इन सब चीजों से आप अपने चांस बचा सकते हैं, क्योंकि छींक तो किसी की आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ अपना अगर मास्क पहना हुआ है आपने और मुंह फेर ले उस समय, और वो बात सही है कि वो रास्ता अवॉइड करें, 2 मिनट या रुक जाए, 2 मिनट के बाद जाए। जी डॉक्टर अनुपम, आपने ये बताया कि छींक से कैसे बचें, लेकिन आपसे चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि जो कफिंग एटिकेट्स हैं वो क्या हैं। देखिए एक तो खांसी जब आए तो खांसी रोकना बहुत मुश्किल है, तो जब भी आपको खांसी आए तो अपना मास्क तो रहना ही चाहिए। अगर गलती से आप मास्क नहीं भी लगाए हैं उस समय तो अपने कंधे की तरफ अपना मुंह खुद मोड़ करके, क्योंकि आसपास लोग हों, तो अपने कंधे पे, अपने बाजू पे वो वहां पे खांसें। अपने हाथ के सामने रख के नहीं खांसें, क्योंकि फिर आप अपना हाथ कहीं ना कहीं लगाएंगे तो वो कीटाणु तो आपके हाथ से संक्रमण फैला देंगे। तो या तो बाजू में या अपने जो कंधे है उसमें अपना मुंह करके वहां खांसें, या फिर अपना रुमाल निकाल करके उसमें खांसें और रुमाल फिर अपनी जेब में रख लें। और ये बहुत जरूरी है कि खांसते समय अपना मुंह जरूर फेर लें, क्योंकि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और आप खांसेंगे तो आप उसके मुंह पे खांस करके तो बिल्कुल संक्रमण फैला देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाएंगे, लेकिन टीबी के भी कीटाणु हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके कीटाणु सांस के जितने भी रोगी हैं उनसे आपको फैल सकते हैं, सांस के जितने रोग हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि खांसते समय बहुत ध्यान रखें और अपना मास्क पहन करके ही बाहर जाएं, तो जिसको खांसी आएगी वो भी बचा रहेगा। अगर कोई और आपके सामने खांसता है और आप पहने हुए मास्क तो आप बचे रहेंगे। जी, और अब हम रुक करते हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का, जहां से राजधर मिश्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजधर जी नमस्कार। सर मेरे 3 सवाल हैं। जी सर मेरा पहला सवाल है कि इस अपनी स्टेट में ये सुनने में आ रहा है कि जिसको कोरोना हो गया है, ठीक हो गए, दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। ओके, तो सर ऐसे मतलब कि क्यों हो रहे हैं? सर मेरा तीसरा सवाल है कि हमारे जो सुरक्षाकर्मी भाई हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, सब सफाई कर्मी हैं, इनको भी मतलब कि बहुत तादाद में लोग बढ़ रहे हैं सर, मतलब इनके भी संक्रमित हो रहे हैं जी। और सर मेरा तीसरा सवाल है कि सोशल डिस्टेंस जो हम लोग सब करते हैं, मार्केट जाएंगे तो लोग नॉर्मल गले में लगा घूमते हैं, कोई सर लगा घूमता है सर, मतलब ऐसा क्यों करते हैं सर? मतलब दूसरे को बीमारी की सामना करना करेंगे।
जी डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं और ये जानते हैं कि जिस तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है या वो कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो दोबारा उसके संक्रमित होने की क्या संभावना होती है? देखिए, आमतौर पे जो है एक बार अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है तो कुछ माह तो कम से कम आपको दोबारा से होने की संभावना बहुत कम रहती है। जो अभी एंटीबॉडीज वगैरह देखी गई हैं वो 3-4 महीने तो देखी ही गई हैं कि रहती हैं। और दूसरी चीज है, ये एंटीबॉडीज के अलावा भी कुछ अपने शरीर में कोशिकाएं होती हैं, वो भी इम्यूनिटी आपको दे जाती हैं, तो आपके पास ज्यादा लंबे टाइम तक भी इम्यूनिटी रह सकती है। लेकिन ये एक आदमी से दूसरे आदमी में समय समय पे फर्क पड़ता है। कई लोग दवाओं पे होते हैं, कई लोग बीमार होते हैं, तो उनमें जल्दी होने की संभावना रहती है। और जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी से बात हो रही थी, तो ये भी है कि अगर स्ट्रेन बदल जाता है तो दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये जो है इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है, इसीलिए जो लोग मरीज ठीक भी हो गए हैं उनको हम लोग हमेशा हिदायत देते हैं कि वो भी मास्क पहने और अपना सोशल डिस्टेंस बना करके रहें और अपना हाथ निरंतर धोते रहें, क्योंकि आज आप कोरोना से ग्रस्त हो गए तो ये नहीं है कि हमेशा जन्म जिंदगी के लिए आप इम्यून हो गए। जी, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब बात आपने हमें बताई कि अगर एक बार हो भी जाता है हमें कोरोना, हम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमें सावधानियां उसे पूरी तरीके से अपनाना होगा। और इस बीच हमारे साथ बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में। रिंकी जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया हैं, अपना सवाल पूछिए। सिद्धार्थ जी आप राम और डॉक्टर साहब को भी राम राम। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर मैं गर्म पानी सुबह सुबह पीते, एक बार मैंने पूछा था, लेकिन सर सब जो मेरा उम्र है वो 18-19 है और मेरी जो वेट है वो सर 40 किलो। सब कह रहे हैं कि आप गर्म पानी पीती हैं, इस वजह से आपका वेट गिर जाएगा। अगर जो वेट गिर जाएगा तो क्या नाम है, कोरोना का जो इफेक्ट है वो आपको जल्दी होगा। सही है सर? थैंक यू। जी डॉक्टर अनुपम, इस समय गर्म पानी जो है काफी बड़ी मात्रा में लोग ले रहे हैं इसे रेगुलर बेसिस पे, इसके क्या फायदे हैं और कैसे ये बचाता है कोरोना के संक्रमण को? देखिए, गर्म पानी एक जो है प्राकृतिक तरीका है, तो मैं उस पर टिप्पणी करने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो साइंटिफिक बेसिस है, जो वैज्ञानिक तौर पे जो हमने पढ़ा है, उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि गर्म पानी जो है उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि गर्म पानी जो है ये आपके आंतों में जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब गर्म पानी पीते हैं थोड़ी भाप बनती है, उससे अगर आपको कोई उस समय कोई संक्रमण हो रहा है तो शायद बच जाए उस समय, तो वो संभावना बहुत ही कम है, तो इसलिए आमतौर पे कोरोना वायरस से बचाने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये कह रही हैं कि गर्म पानी पीने से थोड़ा वजन कम होने की संभावना है, वो थोड़ी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, गर्म पानी आप जब ज्यादा पीते हैं तो उससे आपकी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा वजन कम हो सकता है, लेकिन ये हर किसी पे लागू नहीं होता है। तो ये नहीं सोचे कि गर्म पानी पीने से कोरोना से आप बच जाएंगे या गर्म पानी पीने से आप जो है वजन कम हो जाएगा। ऐसा दोनों ही धारणाएं जो हैं वैज्ञानिक तौर पे मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई बल नहीं है। लेकिन हाँ, काफी लोग जो है जो प्राकृतिक विधियां बताते हैं तो उसमें गर्म पानी का सेवन बताया जाता है। बिल्कुल, और श्रोताओं अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनुपम, आप 2-3 जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। पहली चीज मैं ये कहूंगा कि सब लोग अपना मास्क जरूर पहने, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बना करके रहें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कोरोना वायरस से घबराए नहीं। आज की तारीख में जो स्ट्रेन है उससे हम लोगों की बीमारी की जटिलताएं बहुत कम हैं। 90% तक लोग जो है घर में बैठे बैठे ही ठीक हो रहे हैं और 5 से 10% को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।